जाए तो समस्या नहीं होगी, क्योंकि अंत में हमने देशज विदित ये शब्द करने हैं और तत्सम तद्भव भी आपको एक बार करवा दूंगा। ठीक है जी। पर मैं आपको कहूंगा ये शब्द याद करने वाले हैं, आपको स्वयं भी इनको शुरू कर देना चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए सर कराएंगे तो ही करेंगे, क्योंकि इनमें समझने वाला कुछ ज्यादा नहीं है। आपको भी पता होगा ये वकैब है, एक तरीके से अंग्रेजी भाषा में ऐसे वकैब है, हिंदी में शब्दावली है। तो इसमें आपको स्वयं ही मेहनत करनी पड़ती है, परंतु मैं कोशिश करूंगा जो प्रीवियस ईयर वाले प्रश्न है केवल वही करवाए जाए, उसके अतिरिक्त हम समय व्यर्थ ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो मैम सब में सही है, सब में सही है, ऐसा कुछ नहीं है किसी में खराब है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा यही होगा, बुक्स में 10-10% शब्द अलग होंगे बस। ठीक है, कि एक में 10 शब्द एक्स्ट्रा हैं बस, वो बाकियों में नहीं है, और तो कोई समस्या नहीं आएगी किसी, उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, बुक कोई गलत नहीं है जी, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, किताबें सारी अच्छी हैं, सभी में सेम मुहावरे हैं, बस उसके वाक्य अलग हैं। ठीक है, आइए जी शुरू करते हैं हम अपनी कक्षा। व्यंजन संधि जो कि 2 बार कर चुके हैं कई छात्र, तो और जिनकी व्यंजन संधि अच्छी है वो समय व्यर्थ मत कीजिए, वो कृपया व्यंजन संधि के प्रश्न पढ़ लीजिए। ठीक है जी, तो आइए जी शुरू करते हैं व्यंजन संधि। इसमें सबसे पहले तो 4 बिंदु महत्वपूर्ण है, जिसमें सबसे पहला है जी आदेश, दूसरा है जी आगम, तीसरा है जी लोक। मुझे लगता है यहाँ से प्रश्न आ सकता है, क्योंकि यहाँ से कभी प्रश्न नहीं पूछा गया और ये अच्छा प्रश्न बनेगा। और चौथा है जी प्रकृति भाव। आदेश क्या होता है जी? किसी वर्ण को बदलकर नया वर्ण लिख देना। जैसे अभियोग सेक, इससे आपको पता है ना क्या बनता है, प्रीवियस ईयर प्रश्न है, हमने इस कक्षा में भी किया है। अभिषेक, स बदल के श बन गया, बताओ। तो इसे कहते हैं आदेश। आगम क्या है? किसी नए शब्द, वर्ण माफ कीजिए, किसी नए वर्ण को लिख देना। इसकी उदाहरण सबसे अच्छी है परियोगकृत। आपको याद होगा ई के साथ जब ये कौन से थे, कर, कृत, कौन से शब्द थे मुझे याद नहीं आ रहा, कोई चिंता नहीं, अभी लिख दूंगा आपके सामने, परंतु उदाहरण बता रहा हूँ। है जी, क्री धातु बोलते हैं। हाँ, क्री धातु वाले शब्द, बिल्कुल जी। मेरी आवाज तो साफ आ रही है ना सबको? आज मेरे ईयरफोन पता नहीं क्यों यार। हाँ जी, ठीक है, तो लोग भी सबको समझ आ गया, बताइए। माफ कीजिए, आगम। उसके बाद है लोक। किसी वर्ण को हटा देना। इसकी कोई उदाहरण याद है आपको? बताइए। नहीं,
संस्कृत। है जी? संस्कृत उसका समझ संस्कृत, उससे भी अच्छा लिखो जो पेपर में आ सकता है जी। युवान योग अवस्था, इसका उत्तर तो आपको पता होगा। युवावस्था, तो न, आप देखो लोप हो गया ना उत्तर में। ठीक है जी। और प्रकृति भाव होता है कोई शब्द वैसे का वैसे ही, जैसे पान योग वाला, वाला किसी के साथ भी लिखा हो, वो मतलब उसमें कुछ बदलना नहीं है आपने, ये पान वाला, चाय वाला। पहले ये बताओ, ये तीन चार बेसिक चीजें आपको समझ आई जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आता है तो मैं मान के चल रहा हूँ किसी की बहुत अच्छी तैयारी नहीं होगी यहाँ पे। ज्यादातर छात्र समस्या का सामना करेंगे इन भावों में। सब संतुष्ट हैं इससे? और रट्टा नहीं मारना, आशा करता हूँ नाम में ही है आदेश। आदेश मतलब कुछ बदलना, आदेश दे रहे हो। आगम, आगम का अर्थ होता है आना, कोई नया शब्द आ जाना। लोप, लोप होता है गायब हो जाना, हटा देना। प्रकृति होता है नेचुरल, तो नेचुरली वर्ड वैसा ही रहा। ठीक है जी। उसके बाद आइए जी इसके नियम, लिखिए जी। तो सबसे पहले एक बार मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, सघोष एवं अघोष लिख सकता हूँ, ताकि आपको सघोष अघोष समझ आ जाए। क्योंकि आपकी सारी की सारा ये बिंदु सिर्फ और सिर्फ इसी पे चलेगा, सघोष अघोष पे। तो लिखिए जी सघोष अघोष। क, ख, ग, घ, अंग। एक शब्द लिख लीजिए साइड पे। ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है, इसको नोटबुक पे टॉप पे लिख लो, ये हम करेंगे। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है जी। ठीक है। क, ख, ग, च, क, च, ट, तप, ये याद रख लो, बाकी तो हो ही जाएगा। च, छ, ज, झ, ञ। ठीक है। क, च, ट, 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 प। ये सब तो आसान है। ट, ठ, ड, ढ, ण, प, फ, द, ध, न, प, फ, द, ध, न, य, र, ल, व, श, 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 ह। बताओ, सबको ये पता है क्या लिखा है मैंने वर्णमाला में? बताइए। अब इसमें सघोष और अघोष दो चीजें हैं जो महत्वपूर्ण है। कोई मुझे बता सकता है सघोष और अघोष क्या चीज है जो आपको मैं बताना चाहता हूँ इस कक्षा में? बताइए। बोलिए। सर जब बोलते टाइम बेस बनता है तो बहुत वो बढ़िया, ये तो कल ही बताया था मैंने। तो जी जी बेस वो किस किस में बनेगा, वो हो सब जाएंगे सघोष। जिनमें नहीं बनेगा वो अघोष। अघोष कितने हैं जी हमारे पास? 13। 10 तो ये हो गए। इसको ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं। ठीक है। ये क्या है? अघोष। 13 के 13। तो अघोष को नीला रंग दे दिया। बाकी सारे क्या है? सघोष। हरा रंग दे दिया। अब आपके मन में एक प्रश्न आना चाहिए कि सर, अघोष तो होते हैं 31। मैंने कितने लिखे? 3 3 6 3 9 3 12 3 15 4 19। बाकी ये घोष कहाँ से आए?
स्वर। स्वर, शाबाश। बाकी अघोष क्या है? स्वर। 31 में से सभी स्वर भी अघोष हैं। सघोष ना। तो बताइए, सबको सघोष घोष तो क्लियर हुआ। यदि आपको ये समझ आ गया ना, व्यंजन संधि आपको आसान लग जाती है, क्योंकि अब आपको रट्टे नहीं मारने फॉर्मूला ये नियम याद रखने के लिए। अगर आपको ये चीज ना पता हो तो ज्यादातर छात्र रट्टा मारना पड़ता है, और इसीलिए सबको ये बुरा लगता है विषय। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं जी नियमों से। और आपको बड़ी आसानी से नियम समझ आएंगे, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सबसे पहला नियम लिखिए जी, व्यंजन संधि का। व्यंजन संधि में होगा क्या, मैं पहले आपको बता दूं। पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो, शब्द अंत हो रहा हो व्यंजन से, शब्द आरंभ हो रहा हो व्यंजन से, तो वो क्या हो जाएगा जी? व्यंजन। ठीक है जी। उसके अलावा मान लीजिए पहले शब्द का अंत हो रहा है व्यंजन से, दूसरे शब्द का आरंभ हो रहा है स्वर से, तब भी व्यंजन संधि। पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो, दूसरे शब्द का पहला वर्ण व्यंजन हो, तब भी व्यंजन संधि। ये तीन केसेस, ये तीन ही इसकी स्थितियां हो सकती हैं, और कोई स्थिति नहीं हो सकती है। ठीक है। और अब मैं आपको नियमों से कराऊंगा। क्या आपकी इस कक्षा में ऐसा छात्र है जो पहली बार संधि कर रहा है मेरे साथ? बताओ। माफ कीजिएगा। संधि सबने पढ़ा है ना पहले? फिर मुझे ज्यादा बेसिक करवाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा मैं नियमों से आरंभ कर सकता हूँ। तो आइए जी, पहला नियम लिखिए जी व्यंजन संधि का। पहले शब्द का अंतिम वर्ण हो व्यंजन, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या हो? सघोष। सघोष पता है ना सबको क्या क्या थे? बताइए। जो हरे रंग में है। तो सघोष में से कुछ भी आ जाए, ग घ अंग ज झ ञ, तो आपने करना कुछ नहीं है सिर्फ पहला शब्द का अंतिम वर्ण सघोष पांचवा नहीं होना चाहिए। जब पांचवा होगा वो भी करवाऊंगा। तो आप पहले को किस में बदल देते हो बताओ? सर तीसरे तीसरे में। में। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। आपके पास शब्द है दिक योग अंबर। मान लो परीक्षा में आपको ये प्रश्न आ गया। ठीक है, तो घबराना नहीं है आपने बिल्कुल भी। क्या आपको पता है अस्वर है? बताओ। हाँ हाँ, उत्तर मत बताओ, अभी सबको समझाने दो मुझे। और यदि आप इसको तोड़ के लिखते हो, इसको ऐसे लिखा जाएगा, द के पाँव में हलंत, द को पूरा किया स्वर ने, योग का पहला शब्द ऐसे आपने तोड़ लिया, विच्छेद कर लिया। तो संधि तो इन दो वर्णों को मिला के बनेगी ना, बताओ। और मैंने आपको जब अभ्यास प्रश्न करवाए थे संधि पे, तो वहां पे एक प्रश्न था कि संधि निम्नलिखित में से किन दो को मिलाकर बनती है? शब्द योग वर्ण, वर्ण योग वर्ण, वर्ण योग शब्द, शब्द योग शब्द। तो बताओ संधि किन दो को मिला के बनेगी? वर्णों को। दो वर्णों को। ठीक है। और यदि आपके साथ हो पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो, और दूसरा शब्द सुघोष से आरंभ हो रहा हो, तो आपने कुछ नहीं करना, पहले को तीसरे में बदल देना है। और यदि आपने ट्रिक लिखनी है, तो ट्रिक आप कैसे लिख सकते हो?
क बदल जाएगा ग में, जो पुस्तकों में बताया होता है। च बदल जाएगा ज में। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये ट्रिक पुस्तक में लिखी हुई है। ठीक है, तो बुक्स में ऐसा लिखा होता है, पर यदि आपको वर्णमाला आती है तो ये याद नहीं करना, वैसे ही पता चल जाएगा आपको। पुस्तक भी दिखा रहा हूँ मैं आपको एक बारी, आपकी सहूलियत के लिए। ये एक मिनट पीछे, सबके पास आदित्य की पुस्तक तो है ना? ये रखिए। अब आदित्य में संधि देखिए, ये कैसे आपको बताया गया है, तो छात्र डरते हैं। यही लिखा है देखो, पहले वर्ग का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, क च ट तक को ग ज ड द ब में बदल रहा है। परंतु यदि आप इसको वर्णमाला में पढ़ लो तो ये याद थोड़ी रखना पड़ेगा आपको। बताओ, समझे ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? ठीक है, तो यदि पहले शब्द का अंत क च ट तब से हो रहा हो, तो उसको आपने बदलना है, तो इसको आप आदेश कहते हो ना? बताओ, तो ये आदेश का नियम है। ये भी पता चल गया सबको। शब्द बदल के दूसरा लिखना, तो आपने कुछ नहीं करना जी, उस शब्द पे वापस चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। अब दिगंबर में क किस में बदलेगा जी, बताओ? गा क किस में ग बदलेगा? में। में सर। ग में। सब सहमत है? तो बाकी शब्द वैसे ही रहेगा। द, ई, ग, अ, अनुस्वार, ब, र। जब आप इसको जोड़ोगे, ये द पूरा हो जाएगा, ग पूरा हो जाएगा, न फिर से बिंदु बन जाएगा, ब और र पूरे ही हैं। दिगंबर। बताओ, सबको समझ आया दिगंबर कैसे बना? यदि किसी आधे अक्षर के साथ स्वर लिखा हो ना, तो वो आधे अक्षर में मिलकर उसको पूरा कर देता है स्वर। जैसे द के आगे ई लिखा था, तो आधा ध ई के साथ पूरा हुआ और ई मात्रा में बदल गया। ग के साथ अ लिखा था, तो वो अ ग में ही मिलकर उसने ग को पूरा कर दिया। आधे न को या तो आप आधा न लिखते हो, या फिर उसको बिंदु में बदल देते हो, उसको आप अनुस्वार कहते हो। ब और र पहले ही पूरे लिखते हैं। बताओ, समझ गए जी सारे? तो मैं किसकी चार पांच उदाहरण दूं, आप उसका हल करना चाहेंगे, बताइए? तो मैं आपको चार पांच शब्द लिख रहा हूँ, करने की कोशिश कीजिए, और आशा करता हूँ यदि आपको नियम समझ आया ना, तो आप इसको आसान समझोगे, आज के बाद मुश्किल नहीं लगेगा आपको ये बिंदु। सबसे पहला लिखिए जी, सत आचार। चुपचाप उत्तर करना, बताना मत, ना टाइप करना। दूसरा लिखिए जी, सत्ययोग वंश। तीसरा लिखिए जी, बहुत बार पूछा गया है, भगवत योग गीता। चौथा लिखिए जी, अप योग द। पांचवा लिखिए जी, अपयोग ज। माफ कीजिएगा जी। चौथा लिखिए जी, वाक योग ईश। तो ये छह शब्द करने का प्रयास कीजिए, नियम देख सकते हो आप, नियम से सहायता ले सकते हैं। तो करके एक बार शांति से क्लिक कीजिए आप ओके पे, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आज बड़े समय बाद मुझे इस कक्षा में अच्छा लग रहा है, पिछले 2 दिन से तो परेशान हो रहा था।
हो गया जी। तो बताइए, सत का सद बन जाएगा ना, त था द में बदल गया, दूसरा शब्द तो वैसे ही रहा, तो उत्तर आया सदाचार। सबका ठीक है ये? हाँ। फिर से सत का बन गया सद, वंश वैसे ही रहा, जब जोड़ोगे अब द आधा ही रहेगा, क्योंकि द को पूरा करने के लिए कोई शब्द है ही नहीं, कोई स्वर नहीं है उसके बाद। जैसे सदाचार में द को पूरा क्यों लिखा, उसके बाद स्वर था आ, तो वो जुड़ के उसने द को पूरा कर दिया, परंतु यहाँ पे द के बाद व लिखा है, तो व्यंजन आधे अक्षर को पूरा नहीं कर सकता। और आपके मन में ये शब्द कई बार आया होगा कि भगवत गीता जब लिखते हैं तो द के साथ होता है, परंतु जब अलग अलग लिखते हैं तो भगवत होता है। तो सबका यही आया, भगवत गीता, भगवत गीता नहीं। भगवत गीता जब तोड़ोगे तब बनेगा। अब बताइए, गलत लिखा है वो ठीक लिखा है? गलत है ये। ब ब आएगा। बदलेगा ब में, बहुत बढ़िया। तो ये अब्द बनेगा, ऐसी ना कि अब्द। अगला भी अब्ज। बताओ, समझ आ रहा है सबको? और ये सबसे ज्यादा पूछा गया प्रश्न, वागीश। बताइए, पहले नियम से सारे छात्र संतुष्ट हैं? किसी का प्रश्न है जल्दी पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं जी। ठीक है, एक और शब्द लिखिए जी मेरे लिए। एक तो सबसे पहले अब्द का अर्थ आपको याद होगा क्या होता है? बादल। बादल। हाँ। अब्ज का भी लिख लीजिए। कमल। बोर्न, जन्म लेने वाला। सिर्फ कमल नहीं होता इसका? क्या जी? कमल। लोटस कमल भी है कमल। मैम, कई अर्थ है इसके। ठीक है, अब्ज का अर्थ कमल भी है, जन्म लेने वाला भी है। ठीक है, तो मैंने शायद पहले कमल लिखवाया होगा आपको लास्ट टाइम, तो वो भी ठीक है, आप दोनों गूगल करके आपको मिल जाएंगे, अनेकार्थी शब्द है। उसके बाद नियम नंबर 2 पे चलिए जी। क्या है? पहले शब्द का अंतिम वर्ण एक नंबर से हो, जैसे मैं इस रो को लिख रहा हूँ, क ख ग वाली को 1 नंबर, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5। समझ गए ना, मैंने रो को नंबर दे दिया, कॉलम है, माफ कीजिए, रो नहीं है। रो होती है हॉरिजॉन्टल, कॉलम होता है वर्टिकल। और मैं अंग्रेजी भाषा में क्यों बता रहा हूँ, ज्यादा हिंदी हिंदी करूंगा आपको फिर समस्या आएगी। रो कॉलम तो सारे समझते हो ना, बड़े आसानी से। बताओ। हाँ, तो अब क्या है, मान लो अब मेरा दूसरा नियम क्या है। पहला नियम तो आपको समझ आ गया होगा, पहले नियम में क्या होता था कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण इस कॉलम से होगा, क च ट तब, तो उसको हम किस में बदल रहे थे? तीसरे में। यही हुआ पहले में, तो बताओ, पहला नियम यही था हमारा, सबको समझ आया ये? अब दूसरा नियम भी ऐसा ही है। दूसरे नियम में बदलाव क्या होगा? दूसरे नियम में, ये देखो, पहले नियम में तो सारे सघोष थे, पांचवा नहीं था। पर अब यदि पांचवा ही आ जाए, वो भी तो करना है, छोड़ना कुछ नहीं है। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण पहले कॉलम से, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण पांचवें कॉलम से हो। ठीक है, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने पहले को बदल देना है पांचवें में ही। सुनने में ये फॉर्मूला देखने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर जब शब्द लिखूंगा आपको बड़ी आसानी से समझ आएगा। जैसे लिखिए जी,
इसका उदाहरण है सबसे अच्छा वाक योग में। सबसे ज्यादा पूछा गया प्रश्न प्रीवियस ईयर में, वाक में। अब आप देखो, सबसे पहले मुझे ये बताओ, म क्या पांचवें कॉलम से है? म आपका पांचवें कॉलम में ही आता है, वरना वर्णमाला में देख लो, म दिख रहा है पांचवें कॉलम में आपको, प प ब भ म। तो इसमें आप देखो, पहला किस में बदल जाएगा? पांचवें में। तो क वाली रो में पांचवा अक्षर कौन सा है? ण। अंग है ना, इसको अंग कहते हो आप। तो उत्तर बनेगा वार्ड में, क्योंकि मैं तो वैसे ही रह गया, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, बदलाव हुआ सिर्फ क में। बताओ, सभी समझे? और यदि आपने अपने हाथ से मेरे नियम, आपका 1 घंटा लगेगा, 2 बार ही लिख लिए ना सारे, और उसके दो दो शब्द भी लिख लिए, आपके दिमाग में वर्णमाला बैठ जाएगी, फॉर्मूले रट्टा नहीं मारने पड़ेंगे आपको। जबकि यूट्यूब पे आपको ऐसे कहीं नहीं संधि मिलेगी, ना ही आपको ऐसी संधि किसी पुस्तक में मिलेगी। हर जगह सिर्फ शॉर्टकट्स शॉर्टकट्स है। इतनी गहराई में आपको ये चीज शायद ही कहीं मिले। ठीक है, तो आओ। मेरे टीचर अच्छे थे जिन्होंने हमें ऐसे ही पढ़ाया, और इनका आपके सामने धन्यवाद करना चाहता हूँ। दूसरा शब्द लिखिए जी, सतयुग मार्ग। तीसरा लिखिए जी, जगत योग मोहिनी। प्रीवियस ईयर प्रश्न करवा रहा हूँ। चौथा है जी, जगत योग माता। यदि किसी छात्र को मेरी लिखावट समझ नहीं आ रही, मुझे बता देना। ठीक है, अगला लिखिए जी, सतयोग नारी। अगला लिखिए जी, उपयोग में। ये 5 के 5 प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे है, सॉल्व कीजिए। चाहे फॉर्मूला देख लो, कोई समस्या नहीं है अभी अभी। क्योंकि फिलहाल तो एक बार इसके गो थ्रू होना आपका फर्ज है, कर्तव्य है। सोने से पहले एक बार फिर से सबके दो दो शब्द लिख लेना। कल देखना, कल को आपको व्यंजन संधि बहुत आसान लगेगी। तो आपने कुछ नहीं करना, आपको समझ आ गया, सब म से और न से शुरू हो रहे हैं। म और नो पांचवा कॉलम है ना, आपको याद होगा। अंग, न्य, ण, न, म। ये 5 अक्षर अंतिम अक्षर है ना पांचवें कॉलम में। तो कुछ नहीं है, त को बदल दो, किस में बदलेगा? त, त, थ, द, ध, न में बदलेगा ना। हाँ। तो ये सत बन जाएगा सन। मार्ग वैसे ही, जगन मोहिनी। जगन माता, इसको बिंदु मत बनाना, आधा न ही रहने देना। सन योग नारी। अच्छा, म आएगा, माफ कीजिए, मैं तो न ही लिखने लग गया। यहाँ पे इस म आएगा ना, त था द ध न। नहीं। उप में आएगा, उनमें। प वाले में तो पांचवा अक्षर म ही है, बताइए सारे। पहले तो सारे त थे, त तो न आया। यदि म वाला आया, तो आपका उत्तर इसका सन्मार्ग आया जी। सन्मार्ग होता है अच्छा मार्ग, सतमार्ग को आप सन्मार्ग कहते हो। जगनमोहिनी। सबका यही आया। जगन माता। सबका ही आया। सन्नारी। उम्म। सब संतुष्ट है दूसरे नियम से।
ठीक है, तो आप मैं इन दोनों नियमों में छोटा सा ही अंतर है। पहला जो नियम था उसमें क्या था, दूसरे शब्द का पहला वर्ण सघोष होगा, बस पांचवा कॉलम नहीं होगा, होना चाहिए, क्योंकि यदि अंतिम होगा तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण पांचवे में ही बदल जाएगा। ठीक है, और यदि पांचवा आ जाए तो कुछ नहीं, आपने उसको पांचवे में लेके जाना है, बाकी सारे सघोष में तीसरे में बदलना है आपने। तो इसके और प्रश्न भी आज आप कीजिए, आपके पास अनुष्का की पुस्तक है, आदित्य की है, हर पुस्तक भेज दी मैंने आपको, मेरे पास जितना मटेरियल था सबका आपके पास है। और कल किसी ने मुझे, यार ऐसा मत करो यार, यदि मैं छोटा सा काम कहूँ कृपया कर दिया करो, मुझे बड़ा बुरा लगता है, मुझे ऐसा लगता है यार कोई मेरे नहीं सुनता। मैंने आपको कहा था सोलंकी की पुस्तक की मुझे की पीडीएफ बना के भेज दो यार, कर दिया करो। ठीक है, विनती है आपसे, ये सर दोनों किस नियम टॉपिक समझ से आए क्वेश्चन सबको? चाहिए फिलांकी का? मैम सिर्फ संधि और उपसर्ग से चाहिए मुझे। हाँ विशाल जी आप भेज देना, एक छात्र ने हाँ कर दी है, बस यही भेजेंगे, बाकी मत भेजना, ठीक है? ये ना हो आप सारे भेज देना मुझे। चलो सर, एक संधि चाहिए, एक उपसर्ग चाहिए जी। ठीक है, संधि उपसर्ग, ठीक है जनाब। कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है ना? हाँ बहुत बढ़िया, मेरा पीसी बंद हो गया, लाइट चली गई, कोई चिंता नहीं। पर ये अच्छा है कि ये हमने वाईफाई का तो सिस्टम अच्छा कर लिया है, ये बंद नहीं होता लाइट जाने पे। तीसरा नियम लिखिए जी, नियम नंबर 3। लिखिए। बहुत ज्यादा है जी। एक और एक ज्यादा, इसी को करूँ, माफी चाहता हूँ आपसे। आपके यहाँ लाइट जाती है इतनी क्या? चंडीगढ़ में इस बार बहुत बुरा हाल है जी। चंडीगढ़ इतना अच्छा नहीं लगता इस साल, लाइट बहुत ज्यादा जा रही है, हर घंटे में एक दो बार तो जा ही रही है। ठीक है, कुछ नहीं कर सकते थे। चलो, ठीक है, लिखिए जी, तीसरा नियम लिखिए। दिल्ली लाइट नहीं जाती, जब मैं दिल्ली था तब दिल्ली ये हाल था। चलो छोड़ो, हम टॉपिक पे वापस आते हैं। लिखिए। फिर से पहले शब्द का अंतिम वर्ण फिर से वही, पहले कॉलम से योग। देखो अब तक हमने सघोष तो सारे कर लिए, पर अब हाँ के लिए नियम लिखते हैं। हाँ का अलग से लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है, और दूसरे शब्द का पहला जो वर्ण है वो हो हाँ। लिख लो पहले हाँ। हाँ भी हो सकता है, या फिर चौथे कॉलम से हो, सब क्या करना है, लिख लीजिए एक बारी। और ये टीचर्स के पेपर में पूछे जाने वाला नियम है, स्टूडेंट्स के पेपर में आज तक नहीं पूछा गया, परंतु इसका अर्थ ये भी नहीं है कि पूछेगा नहीं। तो मैंने आपको सारा सारा सिलेबस करवाया है, एक भी चीज नहीं छुड़वाई है, ये सोच के कि इतना मुश्किल नहीं पूछेगा। परंतु हाँ, यदि आपको कोई नियम मुश्किल लगता भी है तो घबराइए मत,
तो उसको छोड़ दो, उसके 3-4 शब्द कर लो जो मैं आपको बताता हूँ, जो कक्षा में लिखवाता हूँ बस। तो अब नियम क्या निकल के आया जी हमारे पास कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण आपको समझ आ गया, क च ट त प हो सकता है। ये तो बताओ अब तक, यही तो किया हमने तीनों पहले 2 नियम में। यहाँ पे भी क च ट त था, यदि मैं बुक के जैसे लिखा हूँ। यहाँ पे भी क च ट त था जी। और यहाँ पे भी क च ट त ही है। और दूसरे शब्द का पहला वर्ण या तो ह होगा जी, या फिर चौथे कॉलम में से कुछ भी। तो आपने क्या करना है, 2 चीजें यहाँ पे बदलेंगी। सर अपने वर्ग 3-4 लिखवाए हैं, एक बार प्लीज लिख दीजिए। मैं समझा नहीं, विशाल जी बोल के बताइए एक बारी। सर जो आपने नियम में लिखवाया है ना, वो मतलब जो वर्ण है वो वर्ग 3 या 4 में से हो, तो जो दूसरी है ना, दूसरा शब्द, हम्म। सेकंड पार्ट वाला जो शब्द है, वो आपने जो लिखवाया हुआ है नियम में, वो लिखवाया हुआ है कि वर्ण जो है वो वर्ग 3 या 4 में से हो, तो मतलब वो थर्ड में बदल जाएगा। जब मैंने पढ़ाया था वो नियम और कोई होगा, जी पहले लिख लीजिए। मैं नियम सारे फिर से उसी सीक्वेंस में नहीं करवाया। ठीक है, ठीक है एक बार सर। सारे नियम कर लीजिए, फिर उसके बाद आप बताइएगा सर ये नहीं हुआ इसका। निश्चिंत ठीक रहो। है। तो आपने करना क्या है, आपका फिर से ये पहला किस में बदलेगा, तीसरे में। तो ये तो आपको तंग नहीं करेगा। इसमें महत्वपूर्ण क्या है, यदि ह से ही शुरू हो रहा हो तो ह वाले को आप ह भी रहने दो तब भी ठीक है, या फिर इसको आप चौथी रो में बदल दोगे तब भी ठीक है, कोई अंतर नहीं आता। अब सर आपको वो नियम याद आ जाएगा जो आप कह रहे हो, एक ही बात है, बस मैंने इस बार लिखने का ढंग बदल दिया थोड़ा सा। जैसे एक शब्द है वाक योग हरि, ह से शुरू हो रहा है, बताओ दूसरा शब्द, पहले में क च ट त ही है। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, इसको आप क को किस में बदलोगे, याद करवाओ सभी छात्र। घा। ग, सबको ये तो पता चल गया। तो ये बन गया वाग। और या तो हरि को हरि रहने दो, या आप ह को किस में बदल सकते हो कि क वाली रो में चौथा कौन सा शब्द है, हम्म। बताओ। घ। हम्म। या तो ह को ह में रहने देना, या फिर आप तो कुछ नहीं कर सकते, वहां पे समस्या है, वहां पे समस्या है, उत्तर वो खुद लिख के देगा आपको ये बताना है ठीक है या नहीं है। तो इसमें 2 उत्तर बनेंगे, या तो वाघहरी उत्तर आएगा, इससे तो वाघहरी बनेगा। बताओ, यहाँ तक तो सहमत हो, ये तो सबको समझ आ गया होगा, क्योंकि अब तक तो ये नियम हमने नियम नंबर 1 में ही किया था। परंतु यदि मैं आपसे कहूं इसको वाघहरी भी लिखा जा सकता है, तब भी ये ठीक है। ये दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है, संधि की वजह से। चाहे आप इसको वाघहरी लिखो चाहे वाघहरी लिखो, घ को भी ह में बदल सकता है वो। समझ गए अब क्या कहा मैंने। तो ये आपके पास चॉइस होती है नॉर्मली, पर यहाँ पे आपको वो चॉइस तो खुद देगा। तो वाघहरी भी ठीक है, वाघहरी भी ठीक है, दोनों शुद्ध हैं इसमें। और पेपर में इसको ऐसे लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा ना, आधा ग ऐसे लिखा जाता है। और इसको ऐसे लिखा होगा। अब सबको समझ आया, ये दोनों शब्दों का अर्थ एक क्यों है, संधि की वजह से। बताओ सभी समझ गए इस बात को। तो 2-4 प्रश्न और लिखूं आपके लिए, करने की कोशिश करोगे, और दोनों दोनों शब्द लिखना, सिर्फ एक नहीं लिखना। ठीक है, क्योंकि वहां पे उत्तर आप नहीं लिखोगे, वो लिख के देगा। दूसरा शब्द लिखो जी, जो पेपर में बहुत बार आया है, उत्योगहार। कई छात्र कक्षा छोड़ के जा रहे हैं अब कि कोई बात नहीं, शब्द याद कर लेंगे, इतना मुश्किल है, कोई चिंता नहीं है जी। दूसरा लिखिए जी, चित्त योग हांत।
चौथा लिखिए जी। अचयोगहीन। लीजिए जी, ये सिर्फ 4 कर दीजिए मेरे लिए शब्द, 3। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप ये कर दो। और टीचर्स का नियम है, ये छात्रों के पेपर में कभी भी नहीं पूछा गया छात्रों। कीजिए जी सबका उत्तर, शाबाश। सबका हो गया जी। लिखूं जी उत्तर पहले का? पहले के 2 उत्तर बने होंगे, एक तो आपका उद्धार, एक बना होगा उद्धार। समझ आ गया उद्धार 2 तरीकों से क्यों लिखा जाता है? उद्धार भी शब्द ठीक है, उद्धार भी शब्द ठीक है। हलंत आएगा, दीन द में लिखा है विशाल जी, देखो दोनों जगह लिखा है। तभी आप लिखते हो सिद्धांत, सिद्धांत। बताओ आज समझ आया ये ऐसा क्यों है? जैसे कई छात्र मुझसे ये शब्द पूछते हैं, सर सिद्धांत कैसे होगा? जब मैं लिखता हूँ दोनों ठीक है, फिर चिंता में पड़ जाते हैं, सर दोनों कैसे ठीक हो सकते हैं? तो आज आपको समझ आया होगा, संधि की वजह से। इसको आप अजहीन भी लिख सकते हो, अजीम भी लिख सकते हो। बताओ सभी छात्र समझ गए? अब तो 2 छात्र की कक्षा को छोड़ के गए हैं, मैं समझ गया 2 छात्रों को मुश्किल लगा होगा, क्योंकि या तो उनका आज मूड ठीक नहीं होगा या ध्यान कहीं और होगा। अन्यथा आशा करता हूँ बाकी सभी छात्र मजे से पढ़ रहे हैं, किसी को ऐसा लग रहा है कि सर क्या करवा रहे हो ये आज इतना मुश्किल। ठीक है जी। लास्ट वर्ड का मतलब मैम आप बताइए मुझे, गूगल करके, कोई चिंता नहीं है। हीन का तो सबको अर्थ पता है ना? और क्या आपने अचकन शब्द सुना है ना? बताओ। यदि आपको अचकन पता है तो अचहीन भी पता चल जाएगा। बाकी किसी ने अचकन शब्द सुना है? अचकन शब्द बहुत प्रयोग होता है भजनों में, आपकी बॉडी तो से ही जुड़ा हुआ धीरे, शब्द है। हाँ जी। धीरे होता है क्या इसका मीनिंग? धीरे जी? स्लो, धीरे। स्लो। बिल्कुल जी, लिख लीजिए। ठीक है जी, आगे आइए जी। अगला चौथा नियम लिखिए जी मेरे लिए। जो ये कह रहे थे सर ये ऐसे होगा, वो है जी। ये मैंने जब आपको रिवीजन करवाई थी ये नियम मैंने नंबर 3 पे लिखवाया था, जिसको 4 पे लिखवा रहा हूँ। ये आपको याद होगा कि सबको याद होगा ये तो नियम, तो मैंने कहा था सबने पहली बार सुना होगा। कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 4 ये कभी भी 1.5 गुना नहीं लिखे जा सकते, बताओ। ठीक है जी। तो ये नियम किस नियम को जन्म देता है जो अभी विशाल जी कह रहे थे, सर 3 4 लिखवाया था आपने, वो जैसे है लिखिए। पहले शब्द का
अंतिम वर्ण 4 हो, चौथे कॉलम से हो, तथा दूसरे शब्द का पहला वर्ण या तो तीसरे कॉलम से हो या चौथे कॉलम से हो। तो आपने कुछ नहीं करना, 4 को किस में बदल देना है, 3 में। क्योंकि उसका कारण है, दूसरे और चौथे कॉलम के शब्द कभी भी 1.5 गुना नहीं लिखे जाएंगे। ठीक है। और अच का अर्थ होता है जी, संस्कृत भाषा का शब्द है स्वर। ठीक है। स्वरहीन शब्दों को अजीम कहा जाता है या अजहीन। ठीक है मैम। कोई चिंता नहीं है, पूछ सकते हैं आप प्रश्न। तो बताओ विशाल जी, यही नियम था। और इसका एक उदाहरण लिखो जी। शब्द है जी आपका गग योग गज। सोल्व कीजिए जी। बताओ जी, हो गया उत्तर? क्या उत्तर आया जी? गज। गगज आया सबका? उत्तर आएगा जी इसका ये घ। बताओ चौथे कॉलम से है या नहीं है? क ख ग घ। और इसको बदलना किस में है, तीसरे में? तो आप चाहे वर्णमाला भी देख लो, ये लाल रंग वाला घ है, पहली रो में देखो। इसको किस में बदल दोगे आप, घ में। सबको स्क्रीन पे दिख रहा है ना ये, जो मैंने लाल रंग में किया अभी। तो उत्तर आएगा जी कग्गज। लिख लीजिए जी। बताइए किसी का प्रश्न हो या नहीं। सबको समझ आया ये? इसका मैंने और भी तो उदाहरण लिखवाया था आपको। युद्ध। हाँ जी। युद्ध। युद्ध। बिल्कुल जी। कग्गज का अर्थ है, जनाब लिख लीजिए, तत्सम शब्द है सबसे पहले। इसका अर्थ है लिखा हुआ। ठीक है। अगला शब्द लिखिए जी, दूसरा जो पेपर में आ सकता है। 2 शब्द ही लिखवाए हैं मैंने आपको इसके। शुद्ध, ऐसे ही था। और सबने इसका उत्तर लिख लिया, बताओ। सर धा आएगा प्लस के बाद। मैम ये बदलना, हाँ बिल्कुल, धा ही आएगा, सही बात है। तो ये किसमें बदलेगा, सभी छात्र बताओ। द धा किस रो में है? द दवात। था था द धा। तो दिख रहा है सबको, फिर से लाल रंग में ही कर रहा हूँ इसको। धा द में बदल जाएगा, देखो। चौथे से तीसरे में वापस आओगे, उत्तर आ जाएगा जी युद्ध। बताओ सभी समझ गए इस शब्द को भी? ठीक है।
तो आपके लिए हिंदी इतनी मुश्किल क्यों नहीं है, मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि उत्तर तो लिखा होगा, आपको बस ये बताना है कौन सा उत्तर सही है कौन सा गलत है। आगे बढ़े जी 5वें नियम में। बताइए। आगे लिखिए जी। नियम नंबर 5, और सोने से पहले कृपया ये सारे नियम और दो दो शब्द इसके लिख के सोना, तभी फायदा है, वरना कल भूल जाओगे खुद से। ठीक है, लिखो जी अगला नियम। यदि पहले शब्द के अंत में द वर्ण हो तथा द वर्ण से पहले, इससे बहुत शब्द आते हैं, फिर से टीचर्स के पेपर में, आपके पेपर में नहीं, री का स्वर हो। इसका मैं जब वाक्य लिखूंगा आपको बहुत आसान लगेगा। री का स्वर हो तो द आपका आधे न में बदल जाएगा। इसको अपवाद में ही लिखवाते हैं आमतौर पर छात्रों को, परंतु ये अपवाद नहीं है क्योंकि ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। जैसे आपको शब्द लिखता हूँ, मृद योग में, तो नियम दिख रहा है, इसमें दूसरे शब्द को नहीं देखना, आपने सिर्फ पहले शब्द को देखना है। इसको यदि आप तोड़ोगे तो ऐसे ही टूटेगा ये। बताओ, री ऐसे लिखा जाता है, सबको पता है ना। द से पहले री लिखा हुआ है, तो उत्तर आएगा जी इसका मृण में। यदि इसको और स्पष्ट लिखना हो तो आधा ण ऐसे लिखा जाता है। बताइए, समझे? ये कोई अपवाद नहीं है, ऐसे कई शब्द मिलेंगे आपको पुस्तकों में भी। और जब भी आप इसको प्रीवियस ईयर में देखोगे तो टेट की परीक्षा होती है, पता होगा आपको, टीचर एंट्रेंस टेस्ट, उसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका दूसरा भी लिख लीजिए, मृद योग मूर्ति। तो द से पहले री लिखा है, री किस में बदल गया, आधे न में, तो उत्तर क्या आएगा, मृण मूर्ति। बताइए, समझ गए? क्या ने पहले ही नियम लिखवाया था ये आपको? नहीं लिखवाया था, है ना? कोई चिंता नहीं, आज आपने एक नया नियम भी लिख लिया। तो इसमें आप क्या कीजिए, तार लगा लीजिए। जब भी आप मृत देखो, आपको उसी समय चौकन्ने हो जाना है कि बदलाव सिर्फ और सिर्फ द से ण में करना है, बाकी पूरा का पूरा शब्द वैसे ही रहेगा। क्योंकि इससे तीन चार शब्द ही बनते हैं इस संधि से, तो इसको अपवाद में पढ़ाया जाता है, परंतु सब में एक ही नियम लग रहा है। बताइए, सभी संतुष्ट हैं मेरे इस नियम से? मुश्किल मुश्किल नियम खत्म हो गए, अब आसान नियम शुरू होने वाले हैं। ठीक है, तो देखो हमें पता भी नहीं चला, मुश्किल नियम खत्म हो गया, अब आसान नियम है, सबको पता होगा। जैसे सबसे पहला नियम सबसे ज्यादा बार पूछा गया राजस्थान के प्रीवियस ईयर में, नियम नंबर 6, लिखिए। पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो जी, म। दूसरे शब्द का पहला वर्ण क से म तक कोई भी हो, तो करना क्या है, ये है पहले शब्द का अंतिम वर्ण म,
दूसरे शब्द का क से म तक कुछ है, कोई चिंता नहीं है। म किस में बदल जाएगा जी? अनुस्वार या फिर आधे न में। यही कारण है कई शब्द आधे न से भी लिखे जाते हैं, बिंदु से भी लिखे जाते हैं। ठीक है, हिंदी में जैसे संबंध आधे न के साथ भी लिखा जाता है, बिंदु के साथ। संधि भी ऐसे ही है। संधि तो चाहे आप बिंदु से लिखो चाहे आधे न से, संधि इसी नियम से बना है। आपको बताता हूं, पहला इसका उदाहरण है समयोगधी। उत्तर क्या आएगा? सबको पता चल गया। चाहे इसको आधे न में बदल दो चाहे बिंदु में, उत्तर चाहे संधि ऐसे लिखा हो चाहे संधि ऐसे लिखा हो, दोनों ठीक है। बताइए सभी छात्र संतुष्ट हैं इस नियम से? चार पांच उदाहरण दूं इसके, लिखिए जी। समयोग कर, समयोग कर। बताइए क्या उत्तर आना चाहिए इसका? बताओ दोस्तों। शंकर। शंकर आएगा। सर यही वाला रहेगा। स तो यही रहेगा। अरे शंकर अलग है, शंकर भी है, शंकर भी है, दोनों शब्द अलग अलग है जी। समझ गए? एक तो शंकर अलग है, शंकर अलग है, दोनों एक शब्द नहीं है। हाँ, हम कह देते हैं शंकर। अगला शब्द लिखिए जी इसमें। कई शब्द है इसमें तो जो परीक्षा में आ चुके हैं पहले। तीसरा लिखिए जी, समयोग युक्त। सबका एक ही अंतर है, सम योग। तो यदि सम दिखे ना तो कान खड़े हो जाने चाहिए, और टीचर्स इसको ट्रिक में ही कराते हैं। यदि सम हो तो म को बदल दो बिंदु में बस। ठीक है, पर ये ट्रिक को यदि आप उससे समझ लो, वर्णमाला से, तो इतना मुश्किल नहीं है ये बिंदु। ठीक है, बताओ सभी छात्र संतुष्ट है मेरे उत्तर से? समझ गए? तो मैं दूसरे छात्र टीचर्स को ये नहीं कह रहा वो बुरा पढ़ाते हैं। मैं ये समझाना चाहता हूँ कि आज से 10-15 साल पहले संधि को ऐसे पढ़ाया जाता था। मेरे स्कूल में भी मैंने संधि ऐसे ही पढ़ा है, इसीलिए मुझे आसान लगता है। परंतु आज सिर्फ और सिर्फ ट्रिक्स पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, तो उस वजह से आपको ये टॉपिक बुरा लगता है, परंतु इतना बुरा नहीं है, बहुत अच्छा टॉपिक है जी। संयोग, बताओ सबका उत्तर आया? संयुक्त, संकर, और जो पेपर में प्रश्न आना चाहिए वकालत के पेपर में वो ये है। या तो इसका संधि विच्छेद करने को कहेगा या जोड़ने को कहेगा। तो संविधान को अगर तोड़ने को भी कह दे तो बिंदु देख के आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, आंखें बड़ी हो जानी चाहिए। बताओ सबका संविधान बन गया? हाँ, अब देखो, ये सारे शब्द तो हो गए आपके आसान। मैंने आपको इसको क से म तक लिखाया था, तो क से म तक तो आप कुछ भी करो, चाहे आधा न लिखो चाहे आधा न ना लिख के बिंदु लिख दो। परंतु क से म के अलावा भी तो आपके पास 8 अक्षर और हैं, दिख रहे हैं सबको कौन से हैं? बताओ। य र ल ह श श स ह। नीचे वाले 8 भी तो है ना। नियम सेम रहेगा। नीचे वालों में आप आधा न नहीं लिख सकते, वहां पे केवल बिंदु ही लिख सकते हो। ठीक है, और जो मैंने अंत वाला उदाहरण भी दिया, तो किसी छात्र के मन में आना चाहिए था, सर संविधान हमने कभी आधे न के साथ नहीं देखा। उसका यही कारण है जी, क्योंकि व, य र ल व। समझ गए अब? तो वो दूसरा नियम में लिख लीजिए, नियम नंबर 7।
पहले शब्द का अंतिम वर्ण म। एक घंटा हो गया कक्षा शुरू हुए हुए, पर कोई चिंता नहीं है। मैं आशा करता हूँ आपको अब तक समझ आया। दूसरे शब्द का पहला वर्ण य, र, ल, व, श, श, स, ह, ये कोई भी हो तो म योग, ये फिर से य, र, ल, व है। म यहाँ पे केवल अनुस्वार में ही बदलेगा, आधे न में नहीं बदलेगा। बिंदु को ही आप अनुस्वार कहते हो, ठीक है। अनुस्वार सुन के घबरा नहीं जाना। जैसे लिखिए, समयोग वहन, समयोगशय। और आपने यदि इसको आसान बनाना होता, परंतु आपकी परीक्षा में क्या है, संधि दो तरीके से लिख के दे सकता है। यदि मैंने संधि हरियाणा के लिए पढ़ाना होता ना, तो मैं आपको एक नियम छुड़वा ही देता कि आधा न और बिंदु, पर यहाँ पे शब्द दोनों ढंग से लिख सकता है। तो ये याद रखना, क से लेके ख तक, नहीं क से लेके म तक, यदि कोई शब्द चाहे आधे न के साथ है चाहे बिंदु के साथ है, वो तो ठीक है। पर य, र, ल, व, श, स है, इसमें आधा न लिखा हो पहले, तो वो शब्द अशुद्ध है। समझ गए जी? शुद्ध शुद्ध में ये नियम काम आ सकता है ना आपके, कि य, र। तो इसीलिए आपने देखा होगा, य से पहले कभी भी न नहीं देखा होगा आपने, ह से पहले कभी न नहीं देखा होगा आपने। यदि देखा हो तो मुझे बताना जरूर, ठीक है। और ये संधि के शब्दों में है, संज्ञा सर्वनाम में नहीं कह रहा मैं, ठीक है। और कौन सा है, श से पहले भी कभी आधा न नहीं देखा होगा, श से पहले भी कभी आधा न नहीं देखा होगा। तो गहराई में उतर के समझ आया जनाब विशाल जी, मैं बीच में कह रहा हूँ। और संधि शब्दों में, मैंने खुद कहा संज्ञा शब्दों में इसको मत जोड़ना, ठीक है। आप न्याय तो संज्ञा शब्द है, कौन सा संज्ञा है विशाल जी, बताओ मुझे न्याय। भाववाचक। न्याय को आप छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हो। समझ गए सभी? ठीक है। तो संवहन, संशय, सबका हो गया जी। बताओ आगे बढ़े अगले नियम की ओर। आगे लिखो जी। बस दो नियम रह गए हैं, छुट्टी करूंगा 6:30 बजे से पहले ही आपकी। नियम नंबर 8, आपको याद होगा जिन्होंने पहले भी लगाया है। सम के बाद क्री धातु से बना शब्द हो। अब क्री धातु क्या है लिख के बताऊंगा। क्री धातु के शब्द लिख लीजिए, ज्यादा नहीं है। कृत, मतलब क के बाद र लिखा हो। करण, कार्य, कर्ता, कारक, कार। तो क्रिय धातु और कुछ नहीं है, क के बाद र होगा, चाहे री की फॉर्म में हो, चाहे आधे र की फॉर्म में हो, चाहे मात्रा की फॉर्म में हो। सब में दिख रहा है ना आपको, क के बाद र लिखा है, क्योंकि कर्ता में भी क के बाद आधा र है, फिर त है, फिर आ है। तो क के बाद र। कार्य में भी क के बाद चाहे स्वर है, उसके बाद पहले र है, फिर य है। दिख रहा है ना सबको? तो क्री धातु और कुछ नहीं, क के बाद र हो। जैसे ये कृत भी ऐसे है, क योग री योग त। तो यहाँ पे भी आपको र दिख रहा है। कर्ण में तो क के बाद फिर से र है। बताओ क्री धातु समझ आया ना क्या है? और इससे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे म को आप किस में बदल दोगे, ज्यादा चिंता नहीं करनी, किसी को कुछ नहीं बदलना। यहाँ पे होगा आगम।
आगम का अर्थ पता है ना सबको? कोई नया शब्द जोड़ देना, अक्षर। ऐड। ऐड। तो यहाँ पे षटकोण वाला श ऐड होता है सिर्फ सम में। ठीक है, जैसे मैंने सही बताया या गलत? सर गलत कुछ सर बताया। ये कहाँ वाला क्या सर जुड़ेगा नहीं यहाँ? होगा। सर ये वाला शांति सर शांति। नहीं होगा। अरे आपकी बात समझ गया, थोड़ा शांत हो जाइए। बाकी छात्र ध्यान से सोचो। यदि मैं सम के बाद कृत लिखूं तो बीच में कौन सा शब्द ऐड हो जाता है? क्योंकि मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा तो आपको जिंदगी भर आधा याद सा। रहेगा। आधा सा आधा आएगा, वो स। दूसरा वाला। समझ गए सभी? तो यहाँ पे क्या जुड़ेगा? आधा स। तो यदि सम के बाद कृत लिख देना तो समझ गए उत्तर क्या आएगा? यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ। म आपका किस में बदल जाएगा बताओ? आधा आधा ना। सा। आधा न या स्वर? आधा स जुड़ जाएगा, बाकी सारा ऐसे ही, तो उत्तर आएगा संस्कृत। तो जब भी आपको किसी अक्षर में आधा स दिखे ना और उससे पहले बिंदु लिखा हो तो स को गायब कर दो और बिंदु को म में बदल दो, तोड़ते तोड़ते। मैं आपको एक शब्द लिखता हूँ, आपको सारे शब्द लिखता हूँ, दो तीन आपको समझ आएगा, अब आप तोड़ोगे, जोड़ना मत। इसको तोड़ो। तो आधे स से पहले बिंदु हो, इसको ट्रिक में ऐसे पढ़ते हैं। तो बिंदु को आधे म में बदल दो, स को गायब कर दो, काम हो गया। यदि किसी को मुश्किल लगा हो नियम, मुझे कृपया बता दो, क्योंकि इसमें दो फॉर्मूले एक साथ चल रहे हैं। म वाला तो हम पहले पढ़ ही चुके हैं, म बिंदु में बदलता है, आपको याद होगा। नई चीज क्या है यहाँ पे? आगम। तो यहाँ पे आगम और आदेश दोनों लग रहे हैं। म बदल रहा है बिंदु में तो वो आदेश हो गया। एक नया अक्षर आ रहा है हमारे पास, आधा स। तो सबका पहले का उत्तर यही आया। दूसरे का यही आया। यदि किसी का नहीं आया कृपया बता देना। बताइए, सभी संतुष्ट है मेरे इस नियम से? तो इस नियम को रट्टा मत मारो, संस्कृति शब्द आप सबको पता है ना, तो वो इस नियम का ही कीवर्ड है। तो आपका काम क्या होगा, शाम को हर नियम का एक शब्द जो आपको पसंद है ना, वो उस नियम के नीचे लिख लो, ताकि पेपर से पहले जब रिवीजन करो ना तो पूरे पूरे शब्द नियम ना पढ़े जाए, बस एक एक शब्द पढ़ा जाए। ये होता है संधि पढ़ने का सबसे आसान तरीका। समझ गए? कि नियम दोबारा रट्टा नहीं मारना। आज रात को तो आप एक बार नियम करो, पर एग्जाम से 2 दिन पहले सिर्फ शब्द कर लेना हर नियम के। तो 30 शब्दों में आपके संधि के स्वर व्यंजन सारे नियम हो जाएंगे। नियम नंबर 9। बस 2 नियम रह गए हैं और 7 मिनट पड़े हैं। अब आया वो शब्द जो मैं पहले गलत करवाने वाला था। परी के बाद त्रि धातु हो तो क्या करना है? यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा? सर श। षटकोण वाला श। और इसका सबसे आसान शब्द जो मैंने याद कर रखा है वो है परिष्कृत। और इसमें केवल परी ही दिखेगा आपको, और कोई संधि का पहला शब्द नहीं हो सकता, हमेशा परी ही लिखा होगा और कुछ नहीं हो सकता। तो परी, मैंने ऐसे लिख दिया, कोई चिंता नहीं। परियोग कृत में आपको पता है आधा श लग जाएगा तो परिष्कृत हो जाएगा। बताओ सभी समझ पा रहे हैं? अगला शब्द लिखिए जी। तोड़ो बस, जोड़ना मत। जोड़ने वाला काम बहुत हो गया।
परिष्कारक तो मैंने लिख दिया था, अगले लिखो परिष्कर्ता। तो ये 2 जोड़ दो, आपका काम खत्म। सब संतुष्ट हैं? बताओ। बहुत बढ़िया, खुशी होती है मुझे। आज बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा रविवार अच्छा कर दिया। आज आपने शांति से पढ़ा है, ठीक है, जो पिछले 2-3 दिन से मैं मिस कर रहा था इस कक्षा में। पर आज बड़ा ऐसे ही पढ़ेंगे ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जी पढ़ा के। थैंक यू सर, इतने बड़े हो गए संधि आज तक समझ नहीं आई थी, पहली बार आई थी सर। नहीं नहीं सर, आज आपने मुझे भी तो शांत रखा ना, वरना पिछले 2 दिन में सच बताऊं आपने देखा होगा कि सर गुस्सा कर जाते हैं। क्योंकि होता क्या है, जो मुझे लगता है कि सब अनम्यूट करने से कई बार शोर हो जाता है कक्षा में, और लाइट बार बार जा रही थी, आज एक बार ही गई है बस। हाँ, बहिष्कार, बहिकार, ठीक है जी। तो सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज लाइट भी नहीं गई है, लाइट का भी बहुत धन्यवाद, एक बार गई है बस। अगला लिखिए जी, 10वां नियम। पहले शब्द का अंतिम वर्ण कोई भी व्यंजन हो, योग दूसरे शब्द का पहला वर्ण हो स्वर। लिख लीजिए पहले। तो क्या होगा जी इस स्थिति में? प्रकृति भाव। प्रकृति भाव पता है ना सबको? जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, समयोग आचार। रूल समझ पा रहे हो ना इस पे लग रहा है समाचार पे कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन है ना म, दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर है ना आ, तो कुछ नहीं करना, दूसरा शब्द तोड़ना है आपने। निरुपाय को तोड़ो मेरे लिए, शाबाश, अच्छा लगेगा मुझे यदि आप कर पाए इसको। निरुत्तर। तो पहले का उत्तर तो बड़ा आसान था, समाचार। बताओ, समझ गए ना? तो ऐसी स्थिति में कुछ नहीं करना, ये सबसे आसान प्रश्न होगा यदि पेपर में आ गया। पर वहां पे आपको ज्यादातर तोड़ने के लिए कहता है, या फिर जोड़ के पूछता है अर्थ उत्तर सही आया या गलत। निरुपाय में शांति से सुनना सारे। निरुपाय जब आप सुनते हो तो वो शब्द किसके लिए बना है, किस शब्द से बना है, टाइप करना, बोलना मत। निरुपाय किस शब्द, निरुपाय में कोई शब्द आपका ध्यान खींचता है? टाइप करके बताओ वो कौन सा शब्द है जो निरुपाय में से आप निकाल सकते हो। उपाय, शाबाश, बहुत बढ़िया। उपाय यदि मैं इससे निकाल दूं तो क्या बचेगा? निर, क्योंकि र को पूरा ऊ नहीं करा होगा, और निरुपाय में छोटा ऊ है, बड़ा ऊ नहीं है, माफ कीजिए। निरुत्तर में भी छोटा ऊ है। इसका उत्तर निर्योग उत्तर। बताओ, सभी इस नियम को समझ गए? तो ये नियम सबसे आसान नियम है व्यंजन संधि में, यदि मैं कहूँ, ठीक है। और अब आपका सिर्फ एक ही नियम बचा है, जिसको मैंने 3 भागों में करवाया था आपको अभी व्यंजन संधि की रिवीजन कक्षा में ही। आपको याद होगा, त द के बाद दूसरा शब्द च छ से शुरू हो। त द के बाद दूसरा शब्द ज झ से शुरू हो, या फिर ये त द ही क्यों है अभी आपको समझ आ जाएगा, इसको याद करने में ज्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए आपको।
त ठ से शुरू हो रहा है, तो आप इस त द को बदल देंगे जी आधे च में, इस त द को बदल दोगे आधे ज में, इस त द को बदल दोगे आधे ट में, मतलब शब्द 1.5 गुना हो जाएगा। जैसे इसका उदाहरण लिखो, आपको बड़े आराम से समझ आएगा। सत या फिर सद एक ही बात है, इसीलिए मैंने आपको त द दोनों लिखा है। सत और सद का एक ही अर्थ होता है, सबको पता है ना। सतुपाय, सदुपाय, सतमार्ग, सदमार्ग। ठीक है, तो त द इसीलिए लिखवाए सब में, और सत और सद शब्द ही होगा आपके पास, और कोई शब्द नहीं होगा। यदि हुआ तो आपको देखते ही समझ आएगा। तो यदि मैं सत में या सद में चेष्टा शब्द जोड़ू, चेष्टा होता है, माफ कीजिए, चेष्टा नहीं होता, तो उत्तर करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे त द वाले में आपके पास नाउन है सत, माफ कीजिए, उत, योग, ज्वल, सबसे महत्वपूर्ण शब्द। शुद्ध शुद्ध में तो आता ही आता है, संधि में भी पूछा जाता है। उज्जवल। तीसरा लिखिए जी। वृहद योग टीका। ठीक है जी, बस ये 3 शब्द कर दो। त द के बाद यदि ल हो तो ये भी ल में बदल जाते हैं। इसका अर्थ है उत योग लंघन। बस, खत्म, व्यंजन संधि। तो पहले का सबका सचेष्टा आया, बताओ। कि त द आधे च में बदल जाएगा। दूसरे का उत्तर उज्जवल आया सबका। उज्जवल शुद्ध शुद्ध में ऐसे इसीलिए पूछा जाता है, उसमें 2 आधे ज है, उज्जवल। तीसरा आया वृहट्टिका, बताओ, ट 1.5 गुना हो गया। और चौथा आया जी उत्लंघन का, उल्लंघन। बताओ सभी छात्र इन नियमों से संतुष्ट हैं? ठीक है। अब इसमें 2 अपवाद रहते हैं। एक तो छ वाला, मुझे पता है कई छात्रों के मन में होगा सर ने छ वाला नियम स्किप करा दिया। जैसे आपका परिच्छेद, विच्छेद, लिख ही देता हूँ, यदि 2 मिनट ज्यादा में समस्या तो नहीं किसी को, लिख लीजिए वो भी। माफ कीजिएगा, आपको ज्यादा पढ़ा दिया थोड़ा थोड़ा बोल के। नियम 11 लिख लीजिए। पहले शब्द के अंत में कोई भी स्वर हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण हो छ, तो कुछ नहीं है, यहाँ पे एक आगम होगा आधे च का। जैसे संधि योग छेद, समझ गए? संधि योग छेद, सचेष्टा, बहुत बढ़िया विशाल जी। सही सही। संधि छेद पता है ना आपको? बताओ। जैसे अनु, पेपर में ये भी आ सकता है क्योंकि ये भी वकालत का शब्द है। तो कोई भी स्वर के बाद छ लिखा हो ना, तो बस च जोड़ देना उसमें। या कहीं पे आधा छ लिखा हो, च लिखा हो ना, ट्रिक है। अगर वहां से तोड़ना पड़े, च को गायब कर दो, शब्द अलग कर दो, बस आपका काम खत्म। बताओ, सबका ये क्लियर है? उसके बाद लिखो
जो पिछली बार आया था, कोई भी स्वर और दूसरा हो उसके बाद स हो, तो आपने कुछ नहीं करना, स को श में बदल दें। जैसे अभियोग से, तो इसमें केवल और केवल आगम नहीं, क्या होगा, क्या कहते हैं उसको बदलने को, आगम होता है आदेश। इसमें सिर्फ आदेश करना है आपने, स श में बदल जाएगा तो उत्तर आएगा। पिछली बार ये प्रश्न आया था, अभिषेक। बताओ, समझे? स्वर के बाद स हो तो छ में बदल जाएगा। जैसे नियोग सेध, कर लो ये शब्द। सुयोग समा, वियोग सम, निषेध, सुषमा, विषम। बताओ, मेरे सभी दोस्त संतुष्ट हैं मुझसे यहाँ पे? ठीक है, तो ये है। बाकी हाँ, संधि का यदि कोई अपवाद शब्द हुआ वो मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, वहाँ आपको मिल जाएंगे। और आज के लिए इतना ही। जिस आपने रिकॉर्डिंग करी है, मेरी विनती है मुझे भेज दीजिए जल्द से जल्द, वरना 8 बजे तक मुझे बहुत फोन